एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। मतलब क्या हुआ कि एक सर्किट मैंने लिया है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को मैंने सीरीज में जोड़ा है, एंड देन उस पर क्या लगाया हमने, एसी सोर्स को लगाया। एसी सोर्स को हमने लगाया उसके बाद से। मतलब क्या हुआ, एक सर्किट है हमारे पास जिसमें मैंने पहले लगाया रेजिस्टर, फिर से लगा दिया इंडक्टर, फिर से लगा दिया कैपेसिटर, और मैंने इसको लगाया है एक एसी सोर्स में, सीरीज में कनेक्ट किया है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी। सपोज करो मैं इसमें करंट दे रहा हूं आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडिविजुअल के केसेस में हम लोगों ने क्या किया था, ईएमएफ देते थे हम यहाँ पे। इंडिविजुअल के केसेस में हम लोग ईएमएफ देते थे यहाँ पे, और उसके बाद से करंट की वैल्यू को निकाल रहे थे, याद है। अब हम लोग यहाँ पे करंट दे करके ईएमएफ की वैल्यू को निकालेंगे, सही है ना। अब देखो, मान लेता हूं मैं कि मैक्सिमम करंट जो है इसमें से आई नॉट जा रहा है। मानना क्या है, वो यहां लिखा भी गया है, मैक्सिमम करंट आई नॉट जा रहा है। ठीक है, मैं आई नॉट के रिस्पेक्ट में अब क्या करूंगा, वोल्टेजेस को लिखूंगा। सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये सीरीज में है तो इनका अपना एक इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिनका तीनों का सम इसके पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। सीरीज में ये बात पढ़े हम लोग। सीरीज में क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर यही पैरेलल में होता तो I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3 होता था। याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल पढ़े थे हम लोग, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ आ रही है। तो यहां पर ये सीरीज में है सर, ध्यान से पहले समझ लो, लिखना बाद में, पहले ध्यान से समझो इस चीज को। तो सपोज करो मैं मान लेता हूं इसमें करंट हमारा इधर जा रहा है मैक्सिमम आई नॉट, इसमें भी करंट मैक्सिमम इधर जा रहा है आई नॉट, मैक्सिमम करंट इधर जा रहा है आई नॉट, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर जो इसका पोटेंशियल होगा वो भी क्या सेम डायरेक्शन में बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका पोटेंशियल भी सेम डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन बड़ा होता है, बट मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ। वी आर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, वो भी सेम डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि सेम फेज में होता है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, वोल्टेज, करंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है कि लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैं वीएल को इस डायरेक्शन में बना सकता हूं कि नहीं। वीएल 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग कर रहा होगा, तो मैं नीचे की तरफ बना सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा घूमता कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है कि नहीं। वोल्टेज हम, करंट हमारा ऐसे है, वोल्टेज हमारा ऐसे है, बड़ा होगा, यहाँ बस रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना, बड़ा होगा वो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए छोटा करके बनाया हूँ। ऐसे कुछ होगा, वोल्टेज बड़ा होगा, करंट छोटा होगा, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं कि नहीं है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ऐसे चलेगा तो हमेशा ही वोल्टेज आगे की तरफ रहेगा और करंट पीछे पीछे रहेगा। इंडक्टर का केस यही होता था। क्वायल, बार बार याद दिलाता हूँ, हीटर का क्वायल, हीटर जो यूज करते हैं हम लोग, ठंडी का मौसम आने वाला है, उसमें हीटर तुम लोग यूज करोगे, उसमें क्वाइलिंग बनी होती है। ईएमएफ तो तुमने दे दिया, मीन्स वोल्टेज तुमने दे दिया, बट करंट को चलने में समय लगता है कि नहीं, तो करंट पीछे पीछे चलता है। करंट है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज आगे आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे चलने वाला है। अरे बात समझ में, ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक जगह पर बना दूंगा, इसी डायग्राम को, ये डायग्राम इंडिविजुअल है कि नहीं है, मैं इनको एक जगह पे बनाऊंगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फेजर एनालिसिस। ठीक, कैसे बनेगा आप देखो यहां ध्यान से। ये मेरा, मान लेता हूं ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर, और बड़ा कर लेते हैं, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर नेगेटिव वाई एक्सिस। मैंने करंट को, सपोज करो मैं करंट को इधर मान लेता हूं, आई नॉट को मैं करंट को इस डायरेक्शन में मान लिया हूं, सही। तो वी आर भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, वी आर भी सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रजिस्टर का जो पोटेंशियल होता है वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है, कोई फेज का चेंज नहीं होता है, फेज चेंज जीरो होता है हमारा। वीएल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है, वीएल हमारा
अपवर्ड डायरेक्शन है, और वीसी कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि वोल्टेज एल का जो है अधिक है वीसी से। एनसीईआरटी में वीसी को अधिक माना गया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों में से किसी को भी अधिक मान लो। मैं वीएल को अधिक मान के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वीएल को अगर अधिक मान के चलेंगे तो इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में रिजल्टेंट नीचे बनाया गया है, वीसी को बड़ा माना गया है, तुम्हारी मर्जी, तुम वीसी को बड़ा मानो चाहे वीएल को बड़ा मानो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, स्क्वायर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब 2 - 3 करो चाहे 3 - 2 करो, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होता है। 3 - 2 का स्क्वायर 1, 2 - 3 का स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है, तो उसमें टेंशन नहीं है। तो एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी में वीसी को बड़ा माना गया है नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, सर ये एक वेक्टर की तरह मैं समझ सकता हूं कि नहीं, एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनका नेट रिजल्टेंट कहां बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बड़ा माइनस छोटा। तो नेट रिजल्टेंट मैं मान लेता हूं यहां बन रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, वीएल माइनस वीसी हो सकता है। मैंने इस वेक्टर को भी पलट करके यहां बना दिया, क्यों, क्योंकि मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस चाहिए। अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो डायगोनल होता है सर, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नेट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। जो डायगोनल होगा सर वो नेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी डायगोनल को, ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको मैं ई नॉट बोल देता हूं। ई नॉट, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ई बोल दूंगा मैं, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ई बोल दूंगा, अभी मैं इसको ई नॉट बोल रहा हूं, ई नॉट। और ये किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होगा फाई। क्लास 11th में हम लोग पढ़ करके आए हैं रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा, ये VR होगा, तो एप्सिलन नॉट या एप्सिलन की वैल्यू क्या आएगी, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। ये जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू मैं एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर चेक करूंगा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, √ओवर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। सबको पता है अगर एक एक्स एक्सिस में वेक्टर है और एक वाई एक्सिस में वेक्टर है तो डायरेक्ट रिजल्टेंट कैसे लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। तो ये एक्स एक्सिस में हमारा VR है और वाई एक्सिस में VL माइनस VC है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे हम लोग रूट में लेकर के। यहां तक कोई दिक्कत, सही है, ठीक। अब VR को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर लिखा जा सकता है। VR होता क्या है हमारा, VR जो होता है हमारा होता है I इंटू आर, या आई नॉट इंटू आर लिख सकता हूं मैं। मैक्सिमम के लिए हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम के लिए ही चेक करके चल रहे हैं, सही है। VL कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूले से, ये ओम्स लॉ लिख रहा हूं मैं, आई नॉट इंटू एक्सएल लिख दूं, कोई आपत्ति, क्योंकि एक्सएल क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर। VC को मैं क्या लिख सकता हूं सर, आई नॉट इंटू XC लिखा जा सकता है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू XC। सारी वैल्यूज को जब मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट XC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां भी आई नॉट स्क्वायर, यहां भी आई नॉट स्क्वायर, यहां भी आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा, आई नॉट आएगा, और रूट ओवर क्या फॉर्मूला बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस XC। एनसीईआरटी में XC माइनस एक्सएल लिखा गया है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, ठीक। और एनसीईआरटी में फिगर भी थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया गया है, मैं इसको सिंपल फिगर बना के बता रहा हूं। अब सर ये चीज आया हमारे पास, और ये EMF जब मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं तो इसको मैक्सिमम बोल सकता हूं मैं, बोला सकता है। अब एक चीज सोचो खुद, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हम लोग करते क्यों हैं, कि इन तीनों को हटा करके मैं एक रख दूं, इन तीनों का काम कोई एक डिवाइस कर दे, ये कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। तो मैं अगर ये मान लूं इन तीनों का रेजिस्टेंस, एक नया रेजिस्टेंस नाम दे देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। इन तीनों के रेजिस्टेंस को मैं एक नया नाम दे दूंगा, बोलूंगा इंपीडेंस, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। तो E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड लिख सकता हूं मैं, नेट रेजिस्टेंस। EMF क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी V है पोटेंशियल,
तो मैं मान सकता हूं कि इन तीनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर जेड है और करंट मुझे आई नॉट ही पास कराना है इसके अंदर से, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ईएमएफ आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आई नॉट इंटू जेड इज इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर आई नॉट विल गेट कैंसल्ड आउट और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जहां पे हम जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस और कुछ नहीं है बाबू, इम्पीडेंस और कुछ नहीं है, यहां देखना स्पेलिंग डी होता है, ए होता है शायद। इम्पीडेंस और कुछ नहीं है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इम्पीडेंस और कुछ नहीं है, ये क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस है। किसका, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल इसी में पूछा जाता है। अब देखो क्या होगा, अगर कभी भी प्योर रजिस्टर बोल दे सर्किट में, प्योर रजिस्टर, तो एक्सएल एक्सी कितना, जीरो। अरे जो चीज है ही नहीं तो जीरो होगा वो, तो इनको जीरो जीरो पुट करूंगा तो जेड किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। अगर प्योर इंडक्टर बोला तो आर और एक्सी जीरो हो जाएगा। प्योर कैपेसिटर बोला तो आर और एक्सएल जीरो हो जाएगा, एक्सी सिर्फ बचेगा। सही है। अगर कभी तुमसे बोला एल आर सर्किट, एल आर सर्किट, एल आर का मतलब इंडक्टर यूज किया गया और रजिस्टर यूज किया गया, तो एक्सी जीरो हो जाएगा, एक्सी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। देखो बस इतना याद रखो, जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है उसको हम लोग क्या लेंगे, जीरो ले लेते हैं। जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है उसको हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाओ, लिखवा देता हूं पहले मैं इसको। तो यहां तक हमको पता चल गया कि नेट रेजिस्टेंस जो है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है सर्किट का, वो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, करंट हमारा यहां पर है, वोल्टेज हमारा कैसा बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है। करंट हमारा ऐसे है और वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। करंट छोटा होगा हमेशा, याद रखना, करंट हमेशा छोटा होगा, वोल्टेज हमेशा बड़ा होगा। इस चीज को याद रखना है तुमको। ऐसे कुछ है, ये ईएमएफ है, ये करंट है, और हमेशा ये कैसे चलते हैं, फेजर में एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो ये जब जब चलेगा तो ईएमएफ आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है कि नहीं। तो अगर वीएल बड़ा है और वीसी छोटा है तो ईएमएफ ऊपर बनेगा। सपोज करो जो एनसीईआरटी का केस है, वीसी बड़ा बनाया है, वीएल छोटा बनाया है, तो अब ये वीसी माइनस वीएल नीचे आ जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा, नीचे बनेगा। तो अगर वीसी बड़ा होता, अगर वीसी बड़ा होता तो ईएमएफ कहाँ बनता, नीचे बनता, नेट ईएमएफ कहाँ बनता, नीचे, तो करंट ऊपर हो जाता। तो जब ये चलता तो करंट लीड करता, जब वीसी बड़ा होगा तो करंट लीड करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई वीसी में डोमिनेट कौन कर रहा है, सी डोमिनेट कर रहा है, और सी में कौन करंट आगे आगे चलता है। तो भाई जब जो डोमिनेट करेगा उसी की प्रॉपर्टी तो शो करने वाला है वो। अगर एल डोमिनेट कर रहा है, एल की बड़ी है वैल्यू, तो वोल्टेज हमेशा आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे चलेगा। अगर सी की वैल्यू अधिक है तो करंट आगे आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा। लैग, चलो देखो, तो ये बात समझ में आई ना। ईएमएफ ऊपर ऊपर चल रहा है अभी वाले केस में, वीएल बड़ा है, वीसी छोटा है, वीएल बड़ा है, वीसी छोटा है, तो ईएमएफ ऊपर की तरफ है और करंट कहां पर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझो इस चीज को। ईएमएफ अपवर्ड डायरेक्शन में और वोल्ट, ये करंट कहां पर है, पीछे। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये बात याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो जैसे मैं घुमाऊंगा, जैसे मैं घुमाऊंगा तो क्या ईएमएफ हमेशा आगे आगे चल रहा होगा और करंट पीछे पीछे चल रहा होगा। मैं फाई एंगल मान लेता हूँ, फेज एंगल का डिफरेंस है कि नहीं है, ये फाई फेज एंगल डिफरेंस है, ईएमएफ और करंट के बीच में फाई एंगल का क्या है, डिफरेंस है। तो ये बार बार ऐसे ऐसे चल रहा होगा। जब मैं वीएल को बड़ा मानूंगा तो ईएमएफ भी क्या करेगा, वीएल वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा। ईएमएफ क्या करेगा, लीड करके चलने वाला है और करंट लैग करके चलने वाला है। तो ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर ईएमएफ हमारा रिप्रेजेंट करेगा ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं कि नहीं मैं।
क्योंकि फाई एंगल का लीड करके चल रहा है कि नहीं, फाई एंगल का लीड करके चल रहा है अभी, फाई एंगल का लीड करके चल रहा है। मैं इनिशियली क्या माना था कि करंट ओमेगा टी बना रहा है, तो किसी एक एक्सिस से ये बना रहा होगा ओमेगा टी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि करंट ऑलरेडी ओमेगा टी बना रहा है, करंट ऑलरेडी ओमेगा टी बना रहा है, और उसमें एक और एंगल फाई एड ऑन हुआ है, तो अब एंगल क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। फाई क्या है, फेज एंगल का डिफरेंस है, किसके किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में। यहां तक समझ में आया बात। अगर वहीं पर मैं वीएल को बड़ा बनाता तो ईएमएफ नीचे हो जाता, करंट ऊपर हो जाता, तो अब ईएमएफ का इक्वेशन क्या बनता, अगर हमारा ये किसके लिए केस है, वीएल ग्रेटर देन वीसी के लिए केस है, अगर वीसी बड़ा हो जाता सर, वीसी अगर बड़ा हो जाता तो ईएमएफ अब नीचे बनता, अब वो लीड करता कि नहीं करता, तो किससे दिखाएंगे हम लोग, एप्सिलॉन का ईएमएफ का इक्वेशन क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई कर दूंगा कि नहीं, एनसीईआरटी में यही इक्वेशन लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में ईएमएफ को नीचे की तरफ बनाया गया है, इसकी वजह से ओमेगा टी माइनस फाई लिखा गया है। अगर वीसी बड़ा हुआ तो वीसी वाली प्रॉपर्टी आएगी, सी की प्रॉपर्टी आएगी, सी की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। लैग जब भी होगा तो निगेटिव साइन से दिखाएंगे, लीड जब भी होगा तो पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं हम लोग। अब हमारा दूसरा चीज कि सर ये तो बात पता चल गई कि लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, लेकिन कितने से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू क्या है। तो हम लोग पढ़े थे जब भी रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं हम लोग, एंगल निकालना होगा, tan फाई ले लूंगा मैं, tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये कितना है वीएल है और ये कितना है वी आर है। तो फाई निकालने की अगर बात कर लूं मैं, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू विल बी tan इनवर्स, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब कितना है, वीएल माइनस वीसी, तो वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाई, वीएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीएल को आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्ससी अपॉन में आई नॉट आर। सर ऊपर नीचे से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। तो कभी भी तुमसे फेज एंगल अगर पूछ लेता है तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर करेंगे। ये सारे के सारे केस हमारे किसके लिए हैं, वीएल ग्रेटर देन वीसी के लिए। अगर वीसी बड़ा होता तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है, और एक्यूट एंगल हमेशा क्या हो जाता है, 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा होगा, ठीक है। और 90 से छोटा होने का मतलब क्या है, tan इनवर्स में जो इनपुट डालूंगा मैं वो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के साथ, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आना चाहिए, क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद से थर्ड में जाके पॉजिटिव होता है, एएसटीसी पढ़े है ना, फर्स्ट में जाकर के पॉजिटिव होगा और सीधा थर्ड में जाकर के पॉजिटिव होता है। आ रही बात समझ में। तो इतनी चीजें अब लिख लेते हैं। चलो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोला गया एक सीरीज एलसीआर सर्किट में रजिस्टर लगाया गया है, इंडक्टर लगाया गया है, कैपेसिटर लगाया गया है, जिनके सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, और एक ईएमएफ का सोर्स दिया गया है। सबसे पहला काम, ये इक्वेशन देख करके मुझे अपने वाले इक्वेशन की याद आ रही है, ऑन कंपेयरिंग विद, जो हमारा इक्वेशन होता है E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 140 वोल्ट, साइन साइन है, ये 100 पाई किसका काम कर रहा है, ओमेगा का, और टी अपना टी की जगह बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी यूनिट को जरा चेंज कर लो, 50 बाई पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड, सब बाकी एसआई यूनिट में हो गए, काम खत्म अपना, ठीक है। हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, वो भी आरएमएस वाला, तो हम लोग बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन सर अगर यहाँ आरएमएस पूछा गया तो यहाँ भी क्या लेंगे, आरएमएस लेंगे, करंट आरएमएस निकालना पड़ेगा मुझे, करंट आरएमएस चाहिए। क्या इसमें कहीं करंट दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो अब पहला काम क्या होगा,
करंट निकालना। आरएमएस करंट कैसे निकालते हैं? आरएमएस करंट का अगर फॉर्मूला याद हो तो आई नॉट बाई रूट टू होता है कि नहीं? यही होता है। आई आरएमएस कितना होता है? आई नॉट बाई रूट टू। 0.707 70.7% पढ़े हम लोग। लेकिन सर अब आई नॉट भी हमको नहीं पता है, कहीं देखो आई नॉट है क्या? नहीं है सर। तो अपना पहला काम क्या होगा? आई नॉट निकालना। आई नॉट से आई आर एम एस निकालना। आई आर एम एस मिल गया तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब आई नॉट निकालने के लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता रहा हूं तुम्हें, नहीं पता ही नहीं चलता है न्यूमेरिकल में करना क्या है। आई नॉट निकालने के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वही चीज, आई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर होगा। लेकिन ये क्या है? सीरीज एलसीआर सर्किट है तो आर नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा? जेड लूंगा, नेट रेजिस्टेंस लूंगा ना। तो आई नॉट क्या हो जाएगा हमारा? ई नॉट बाई जेड होगा कि नहीं? ई नॉट पता है हमको? हाँ सर। जेड पता है क्या हमको? नहीं सर, जेड नहीं पता है। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है अब? जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आर पता है हमको? हाँ। एक्सएल पता है क्या? ना। एक्सी पता है क्या? ना। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे? एक्सएल और एक्सी को। समझ में आ रही बात? तो ये एक एल्गोरिदम है, पहला न्यूमेरिकल है इसीलिए बाप रे बाप कर रही है। जब दो तीन न्यूमेरिकल हो जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्सएल एक्सी, सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्सएल एक्सी निकालेंगे। अरे भाई जब सारा इंग्रेडिएंट तैयार हो जाएगा तभी ना सब्जी बनेगा, कैसे बना दिया जाए? कढ़ाई चढ़ा करके गए पनीर लाने, फिर भाग क्या है? अरे मसाला तो खत्म, फिर भाग के गए मसाला लाने, गैस ऑन है। ये नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व किया जाता है सबसे पहले तुम फॉर्मूला को लिखा करो। क्या पूछा गया है हमसे? ये पूछा गया था, मैंने इस फॉर्मूले को साइड में लिखा रफ में। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर होता है। आर होगा, एक्सएल होगा, एक्ससी होगा। सही है। फिर मैंने कहा आई आर एम एस तो मुझे कहीं दिखाई नहीं, तो मैंने कहा आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू होता है। अब आई नॉट गया ढूंढने, आई नॉट भी कहीं नहीं दिखा, तो आई नॉट क्या होगा? वी बाई आर होता है। यही फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं, यही फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूं हम लोग। तो ई नॉट बाई जेड। सर अब जेड नहीं पता हमको, जेड क्या होता है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर एक्सएल एक्सी नहीं पता है। ये बात एक्सएल एक्सी ये पहले वाले क्वेश्चन भी बोल दिया था, क्योंकि वी आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस इंटू आर। वी एल के लिए क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। और वी सी के लिए क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्सी। तो पहले ही हमको पता चल गया था। वी आर एम एस हमको तीनों से निकालना है ना, वोल्टेज तीनों से ही निकालना है। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू एक्सएल और वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सी। तो पहले ही क्वेश्चन पता चल गया कि हमें आर एक्सएल एक्सी चाहिए। यहां भी यही चीज बोल रहा है। अब निकालते हैं सबसे पहले एक्सएल को, ठीक है। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सएल बोलते हैं। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। कितना होता है फॉर्मूला? ओमेगा एल होता है कि नहीं? अब देखो ओमेगा भी पता है तुम्हें, एल भी पता है तुम्हें, वैल्यू पुट करना आता होगा। 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई एच। पाई पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, कितना होगा? 500 यूनिट। ओम ही रहने वाला है क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ये। फिर से कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन में एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 100 पाई इंटू सी का वैल्यू 50 बाई पाई, और 10 की पावर को मैं ऊपर कर देता हूं तो 10 की पावर -6 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? पावर चेंज नहीं किया गया, डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में बनाया हूं मैं उसको। अच्छा हाँ, पावर मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में था ये, तो ये कितना हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल आउट, और 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो बचा कितना? 1000/5। कितना हो जाएगा ये? 200 ओम हो गया। एक्सएल भी निकल गया, एक्सी भी निकल गया हमारा। अब अगला काम क्या है? इम्पीडेंस निकालना। इम्पीडेंस निकालना हमारा अगला काम है। जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 400 ओम। रूट ओवर 400 का स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा 300। तो 300 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 300 स्क्वायर। 4 और 3 का जब रूट लेकर के ये सॉल्व करेंगे ट्रिपलेट बनाता है 500 ओम। मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना आया 500 ओम। ये स्टेप हमारा परफॉर्म हो चुका है। अब आई नॉट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट विल बी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 140, 140 अपॉन में 500 डिवाइड करके बताओ बालक कितना आने वाला है 14/50, 7/25। बहुत बढ़िया मैथ्स लिए बाबू, बोला मत करो किसी से भी तुम मैथ्स लियो। 28/100, 0.28 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। 0.28 एम्पियर का करंट जब भी 25-50 से डिवाइड करने के लिए बोला जाता है, 25 से जब भी बोला जाए नीचे ऊपर 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 बना दिया करो उसको। और 50 से जब भी बोला जाए 2 2 का मल्टीप्लाई करके 100 बना दो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट कितना आ गया 0.28। अब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा, आई आरएमएस कितना हो जाएगा अब आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है 0.28, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.707 इंटू 0.28 मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएंगे कितनी आ रही है वैल्यू। 0.707 इंटू 0.28 मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताएंगे। जीरो पॉइंट टू एम्पियर आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है 0.19। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। करंट की वैल्यू आरएमएस कितनी आ जाएगी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर बोला जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा 0.2 एम्पियर। तो हमारा आई आरएमएस भी निकल गया, आई आरएमएस भी आ गया कि नहीं आ गया, आई आरएमएस की वैल्यू भी निकल करके आ गई। अब क्या मैं इंडिविजुअल निकाल सकता हूं कि नहीं वी आरएमएस, किसके थ्रू, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब मैं तीनों को निकाल सकता हूं, यहां पर कोई आपत्ति अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सारी इंग्रेडिएंट हमारा तैयार होकर के हो चुका है, रेडी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर वी आर एम एस बोला गया था कि नहीं, तो यहां लिख लेना आर एम एस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। तो जब आर एम एस लेंगे तो यहाँ भी आर एम एस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है 0.2 इंटू रजिस्टर की वैल्यू कितनी दी गई है 400, मल्टीप्लाई करने आता होगा, एक डेसिमल से ये गया 80 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर की अगर मैं बात कर लूं, इंडक्टर से वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल लिखूंगा कि नहीं सर, आई आर एम एस के 0.2 इंटू एक्सएल की वैल्यू निकाली गई थी 500। ये कटेगा ये कटेगा, कितना आ जाएगा सर 100 वोल्ट आएगा। इसी तरीके से कैपेसिटर से अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वी आर एम एस कितना निकल करके आएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। आर एम एस की वैल्यू 0.2 और एक्स सी की वैल्यू कितनी निकाली गई थी 200। ये कटेगा कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इन तीनों वोल्टेजेस को जरा जोड़ो तो 80, 100 और 40 कितना हो रहा है, कितना 220। अगर मैक्सिमम की मैं बात कर लूं, मैक्सिमम करंट पे अगर मैं देखूं, मैक्सिमम करंट कितना निकाला गया था 0.28। 0.28 पर अगर तुम इसको निकाल करके देखोगे तो ये हमारे किसके
इस वैल्यू से अधिक आने वाला है, इस वैल्यू से अधिक आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है इसमें? 220। और वोल्टेज कितना दिया गया था? 140 का दिया गया था। क्या बढ़ के आ रही है कि नहीं वैल्यू? ऐसा हो सकता है तुम्हारे सोर्स ने 140 का वोल्टेज दिया, तुम्हारे सोर्स ने क्या दिया है? 140 का वोल्टेज दिया है। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर हम लोगों को सबको पता है जो सोर्स होता है हमारा, बैटरी जो होता है, वही चलाएगा तीनों डिवाइसेस को, मतलब एसी सोर्स जो लिया गया है, तो उसका जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही सारों का होना चाहिए, सबको जोड़ करके उसी के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ में साफ साफ दिख रहा है कि सर इन तीनों का अगर मैं पोटेंशियल को ऐड करता हूं तो वो हमारे मैक्सिमम से भी क्या हो रही है? ज्यादा क्या आ रहा है? मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है क्या? कुछ सोच के बताओ। यहाँ ध्यान से सुन लो, पहले बाद में लिख लेना। इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 140। मतलब हर एक मोमेंट पे 140 से कम होगा कि नहीं वोल्टेज? अरे साइनोसोडल बिहेवियर है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 140। और इनका आरएमएस जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? इसके मैक्सिमम से ऊपर हो सकता है क्या वो? मैक्सिमम से तो कम ही होना चाहिए था, या मैक्सिमम के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम से कम होगा या मैक्सिमम के बराबर हो सकता है। तो कैसे सर इतना ज्यादा कैसे हो गया? अगर मैं इसको अलजेब्रिकी जोड़ता हूं तो, अगर अलजेब्रा के रूल से मैं इसको जोड़ता हूं तो मैक्सिमम से अधिक अधिक हो चुका है ये। अरे भाई किसी एग्जाम में 100 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है, तुम 150 नंबर पा सकते हो क्या? तुम 100 से कम हो गया, 100 के बराबर हो गए तुम। तो मैक्सिमम जब 140 का ही वोल्टेज जा सकता है, तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने पे 220 कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब हम लोग गलत तरीके से समझ रहे हैं चीजों को। यही पैराडॉक्स बोला गया है, यही पैराडॉक्स है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यही पैराडॉक्स है कि सर मैं इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता, मैं इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता, हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से जोड़ते हैं। अब देखो 80 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 का स्क्वायर कर लूं, जैसे हम लोग वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, क्या करते थे? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर करते थे। 100 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, मतलब 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 प्लस 3600, क्या ये 100 × 100 हो जाएगा? तो वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? 100 वोल्ट, जो कि मैक्सिमम से कम है कि नहीं है? और आरएमएस हमारा मैक्सिमम से कम भी होता है। आरएमएस हमको सबको पता है कि क्या होता है, वो कम होता है। तो इसका मतलब ये अब तर्क संगत है कि नहीं है? इसको हम समझा सकते हैं कि नहीं कि हाँ सर 100 वोल्ट जो है मैक्सिमम से कम आ रहा है ये, लेकिन समझा कैसे पाए? वेक्टर एनालिसिस से समझा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं इसको डायरेक्टली जोड़ करके नहीं समझा सकता, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वैलिड हो जाएगा आंसर हमारा। हरी बात समझ में? एलजेब्रिकी हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं? वेक्टर एनालिसिस करके हम लोग समझते हैं, वेक्टर के जैसा समझते हैं हम लोग। वेक्टर के जैसा समझ सकते हैं, बट है स्केलर क्वांटिटी वो सारी, समझते हैं हम वेक्टर के जैसा है, क्योंकि उसी डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, एलजेब्रा के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ गई ना? बोर्ड में पूछा गया है बाबू।